किसी गांव में आरती नाम की खूबसूरत लड़की रहती थी। गांव के सभी लोग हमेशा आरती की खूबसूरती की तारीफ करते थे। इस बात से आरती की सौतेली बहन चांदनी को बहुत जलन होती थी। वो आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद गांव की एक औरत आरती का रिश्ता एक अमीर घर में तय कर देती है। लड़का गहनों का बहुत बड़ा व्यापारी था। जब ये बात चांदनी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन आरती नदी में पानी भरने जा रही थी। तभी चांदनी अपने चेहरे पर नकाब बांधकर आरती के सामने पहुंच जाती है और बिना कुछ कहे डंडे से आरती की पिटाई करने लगती है। थोड़ी देर में बेचारी आरती घायल होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन तभी बेरहम चांदनी आरती के चेहरे पर जलते हुए कोयले डाल देती है, जिससे आरती का आधा चेहरा बुरी तरह जल जाता है और वो बदसूरत बन जाती है। ये देख चांदनी बहुत खुश होती है। उसके बाद चांदनी वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ आरती अपने जले हुए चेहरे को लेकर रोते हुए घर चली जाती है। उधर घर जाकर चांदनी अनजान बनकर उसे सहानुभूति जताने लगती है। फिर अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आते हैं, लेकिन आरती का जला हुआ चेहरा देख वो सभी मुंह बनाकर आरती की बुराई करने लगते हैं। तभी चांदनी उन सभी के लिए चाय लेकर आती है। चांदनी को देख लड़के की माँ खुश होकर कहती है, अरे वाह, इस लड़की की बहन तो बहुत सुंदर है। अब मैं अपने बेटे की शादी इसी से करूंगी। अपनी चाल कामयाब होते देख चांदनी खुशी से उछल पड़ती है। उसके बाद चांदनी की शादी उस लड़के से हो जाती है। इस बात पर आरती को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बाद आरती की जिंदगी बर्बाद करके धोखेबाज चांदनी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। फिर एक दिन आरती अपने घर के आंगन में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसकी बचपन की सहेली कांता वहां आ जाती है। कांता अभी अभी शहर से लौटी थी। आरती का जला हुआ चेहरा देख कांता को बहुत दुख होता है। उसके बाद आरती कांता को अपनी साथ हुई सारी घटना बता देती है। तू उदास मत हो आरती, मैं तुझे फिर से पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगी। शहर से थोड़ी दूर जंगल में एक बड़े पेड़ के ऊपर जादुई मटका स्विमिंग पूल है। वो स्विमिंग पूल हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। तू कल ही मेरे साथ वहां चल। फिर अगले दिन कांता आरती को लेकर जादुई मटका स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। कौन हो तुम दोनों, और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? किसी बदमाश ने मेरी सहेली का चेहरा जला दिया है, जिस वजह से इस बेचारी की शादी टूट गई। मैंने सुना है तुम हमेशा दुखी लोगों की परेशानी दूर करते हो, इसीलिए इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अच्छा तो ये बात है। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आकर नहाना शुरू कर दो। थोड़ी ही देर में तुम पहले की तरह खूबसूरत बन जाओगी। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और उस जादुई मटका स्विमिंग पूल के अंदर जाकर नहाने लगती है। देखते ही देखते आरती का जला हुआ चेहरा पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। फिर अगले ही पल उस मटके के अंदर से एक बड़ा सा चाकू बाहर निकलकर आरती के पास आ जाता है। ये चाकू हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, ताकि अगली बार कोई बदमाश तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। मुझे फिर से खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद आरती और उसकी सहेली जादुई मटके का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती हैं। तभी रास्ते में अचानक एक राजकुमार की नजर आरती पर पड़ती है। आरती की खूबसूरती देख राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है और उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखता है। राजकुमार की बातें सुनकर आरती बहुत खुश होती है और फौरन
शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद राजकुमार महल जाकर शादी की तैयारी शुरू कर देता है। देखते ही देखते ये बात चारों तरफ फैल जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात चांदनी को पता चलती है कि आरती की शादी एक राजकुमार से हो रही है, तो वो गुस्से से तिलमिला जाती है। अगले दिन चांदनी आरती के घर पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो इसका चेहरा जला दिया था, फिर अचानक ये इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? अगर इसकी शादी राजकुमार से हो गई तो ये रानी बनकर जिंदगी भर ऐश करेगी। मैं अभी इसे जाकर दोबारा बदसूरत बना देती हूँ। उसके बाद आरती फिर से अपने चेहरे पर नकाब बांध लेती है और जलती हुई मशाल लेकर आरती के सामने पहुंच जाती है। लेकिन तभी आरती के पास मौजूद जादुई चाकू चांदनी पर हमला करके उसके दोनों हाथ को काट देता है। ये देख चांदनी घबरा जाती है और रोती हुई वहां से निकल जाती है। इस तरह चांदनी को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ आरती की शादी राजकुमार से हो जाती है और वो महल में रहती हुई हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले नदीपुर नाम के गांव में वैशाली नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वैशाली खेतों में बैंगन उगाकर उन्हें बेचा करती थी। फिर एक दिन वैशाली ढेर सारे बैंगन बेचने शहर की ओर जा रही थी। उसी रास्ते में चिंकी नाम की एक बुरी लड़की अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। वैशाली को देखते ही वो उसका रास्ता रोककर धमकी देने लगती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये सारे बैंगन हमारे हवाले कर दे और यहाँ से भाग जा। अब इन बैंगनों को हम बाजार से ले जाकर बेचेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने दिन रात मेहनत करके ये सारे बैंगन उगाए हैं। तुम सब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठे कर लूंगी। लगता है ये सीधी तरह नहीं मानेगी। चलो इसकी पिटाई करके सारे बैंगन छीन लेते हैं। फिर वो सभी लड़कियां मिलकर वैशाली को मारने लगती हैं। थोड़ी ही देर में बेचारी वैशाली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसके बाद चिंकी और उसकी सहेलियां सारे बैंगन लेकर वहां से चली जाती हैं। फिर चिंकी बैंगनों को बाजार में बेच देती है और उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। आज तो हमें बहुत सारे पैसे मिल गए। अब इन पैसों से कई दिनों तक हमारा गुजारा चल जाएगा। उस लड़की पर नजर रखो, जब भी वो बैंगन बेचने जाएगी तब हम इसी तरह से बैंगन छीन लेंगे। देखते ही देखते काफी दिन बीत जाते हैं। उधर वैशाली फिर से मेहनत करके अपने खेत में ढेर सारे बैंगन उगा लेती है। इस बार अगर मैं सड़क के रास्ते बाजार गई तो वो बुरी लड़कियां फिर से मुझसे बैंगन छीन लेंगी। बेहतर होगा कि मैं नदी के रास्ते जाऊं। फिर वैशाली सारे बैंगन नाव पर रखकर नदी के रास्ते शहर की ओर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे चिंकी और उसकी सहेलियां नाव पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। तूने क्या सोचा था कि हमसे बचकर निकल जाएगी? हम तुझसे भी ज्यादा चालाक हैं। अगर तूने इस बार हमसे उलझने की कोशिश की तो फिर से पहले की तरह पीटेंगे तुझे। इसीलिए बिना मार खाए चुपचाप यहाँ से बैंगन रखकर चली जा। वैशाली समझ जाती है कि उन सभी लड़कियों का सामना नहीं कर सकती। इसीलिए वो दुखी होकर सारे बैंगन चिंकी को सौंपकर वहां से चली जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी चिंकी सारे बैंगन बाजार में बेचकर ढेर सारे पैसे हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ वैशाली के पास खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पैसे न होने की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है और वो भूखे रहने पर मजबूर हो जाती है। फिर एक दिन वैशाली अपने खेत पर बैठकर रो रही थी। तभी आसमान से गुजर रही परी उसे देख लेती है। परी के पूछने पर वैशाली उसे अपनी हालतों के बारे में सब बता देती है।
वैशाली की ये हालत देख उस परी को बहुत दुख होता है। उसके बाद वैशाली को एक बड़ी सी जादुई कालीन और कर्ज के लिए कुछ पैसे देकर वो परी वहां से चली जाती है। ये देख वैशाली बहुत खुश होती है। फिर अगली बार जब भी उसके खेतों में बैंगन तैयार हो जाते तो वो सारे बैंगन जादुई कालीन के ऊपर रखकर हवा में उड़ती हुई शहर के बाजार की ओर जाने लगती है। तभी अचानक चिंकी और उसकी सहेलियां वैशाली को हवा में उड़ते हुए देख लेते हैं। ये क्या, वो लड़की तो जादुई कालीन पर सवार होकर हवा में उड़ रही है। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? अब हमें उसके बैंगनों की जरूरत नहीं, हमें किसी भी तरह उससे जादुई कालीन छीननी होगी। उस जादुई कालीन की मदद से बड़े बड़े घरों में आसानी से चोरी कर सकते हैं और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। फिर उसी रात चिंकी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर वैशाली के घर से उस जादुई कालीन को चुरा लेते हैं। उसके बाद सभी जादुई कालीन पर सवार होकर हवा में उड़ने लगती हैं। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। देख लेना, कुछ ही दिनों में जादुई कालीन की मदद से हम सभी इस इलाके में सबसे अमीर हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक वो जादुई कालीन उन सभी लड़कियों को हवा में उड़ाती हुई दूर एक घने जंगल में ले जाकर पटक देती है। तभी वहां एक बहुत बड़ी चुड़ैल आकर उन सभी लड़कियों के सामने जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारी लड़कियां हैं। मुझे अपनी सेवा करने के लिए ऐसी ही गुलामों की जरूरत थी। चलो लड़कियों, आज से तुम सब मेरी गुलाम हो। फिर चुड़ैल उन सभी के पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। इस बात से सभी लड़कियां जोर जोर से रोने लगती हैं। अरे नहीं, ये हमारे साथ क्या हो गया? लालच में पड़कर हम चुड़ैल के गुलाम बन गए हैं। इस तरह चुड़ैल उन सभी लड़कियों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेती है। दूसरी तरफ जादुई कालीन वापस वैशाली के पास पहुंच जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से वैशाली के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो खुशी से रहने लगती है। एक दिन सुरेखा कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में शुभांगी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे रोक लेती है और इससे पहले कि सुरेखा उसे कोई सवाल जवाब करती, शुभांगी उसके सर पर गोबर से भरी बाल्टी उंडेल देती है। तुझे फर्स्ट आने का बहुत शौक है ना, तेरी वजह से मैं सेकंड आई और मेरी मम्मी ने मोहल्ले की सभी लोगों के सामने मेरी खूब बेइज्जती की, इसीलिए मैं तुझे अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हूँ। अगर आज के बाद तू दोबारा कॉलेज में दिखाई दी तो मैं गोबर की जगह तेरे ऊपर जलती हुई कोयले डाल दूंगी। चल भाग यहाँ से। बेचारी सुरेखा सहम कर वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है ये तेरी धमकी से डरकर कॉलेज आना बंद नहीं करेगी। कल फीस भरने का दिन है, तो कुछ ऐसा करके सुरेखा कॉलेज की फीस न भर पाए, उसके बाद उसका नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। हाँ, तूने सही कहा, मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा। फिर उसी रात शुभांगी चुपके से सुरेखा के घर में दाखिल हो जाती है और उसकी अलमारी में रखे फीस के पैसे चुराकर वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह अलमारी से पैसे गायब थे। ये देख सुरेखा के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद उदास होकर सुरेखा अपनी कॉलेज चली जाती है। टीचर कॉलेज की सभी लड़कियों से पैसे इकट्ठे करने लगती हैं। मैडम, मेरे घर के सारे पैसे चोरी हो गए, इसीलिए आज मैं कॉलेज की फीस नहीं भर सकती। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दे सकती। मुझे प्रिंसिपल मैडम को जवाब देना पड़ता है। जब तक तुम कॉलेज की फीस नहीं भरोगी तब तक तुम्हें क्लास में नहीं बैठाऊंगी मैं। चलो जाओ यहाँ से। इस तरह वो टीचर सुरेखा को क्लास से बाहर निकाल देती है। इस बात से सुरेखा को बहुत दुख होता है और वो रोती हुई अपने घर चली जाती है। सुरेखा दरवाजे के पास बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास गांव की टेलर विमला आती है।
सुनो सुरेखा, आज मुझे जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी के घर उसकी ड्रेस पहुंचानी है, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम ये ड्रेस ले जाकर उस जादूगरनी के घर पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। ठीक है आंटी, मैं आपका ये काम कर दूंगी। उसके बाद सुरेखा ड्रेस लेकर विमला के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। विमला के सामने पपीते से बना एक बहुत ही खूबसूरत घर मौजूद था। अरे वाह, ये घर तो पपीते से बना है। इतना शानदार घर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लगता है यहाँ बहुत बड़ी जादूगरनी रहती है। तभी सुरेखा को घर के अंदर से कुछ सामान की आवाजें सुनाई देती है। सुरेखा फौरन दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि एक चोर ढेर सारा सामान लेकर खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। सुरेखा फौरन पास में पड़ा डंडा उठाकर उस चोर के सर पर मार देती है। चोर फौरन फर्श पर गिर जाता है। उसके बाद सुरेखा डंडे से चोर की खूब पिटाई करती है। ओ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद चोर गिरता पड़ता वहां से भाग निकलता है। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। शाबाश बेटी, आज तुमने उस चोर से मेरी बहुत सारी कीमती चीजें बचा ली। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? सुरेखा विमला के दिए हुए ड्रेस जादूगरनी को देते हुए उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तुम्हें विमला ने भेजा है। सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकती हो। मैं तुम्हें महीने के अच्छे खासे पैसे दे दूंगी, साथ ही तुम्हें जादू भी सिखाऊंगी। सुरेखा फौरन जादूगरनी की बात मान लेती है और उस दिन से उसके यहाँ काम करने लगती है। जादूगरनी सुरेखा को कॉलेज की फीस के साथ साथ हवा में उड़ने वाली एक साइकिल भी देती है। जादूगरनी की उदारता से सुरेखा बहुत खुश होती है। उसके बाद सुरेखा कॉलेज की फीस भर के रोज उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाने लगती है। दूसरी तरफ सुरेखा के पास जादुई साइकिल होने से कॉलेज की सभी लड़कियां उससे दोस्ती कर लेती हैं। फिर सुरेखा बारी बारी सभी लड़कियों को आसमान की सैर कराने लगती है। ये सब देख शुभांगी को बहुत जलन होती है। फिर एक दिन सुरेखा साइकिल स्टैंड में अपनी जादुई साइकिल खड़ी करके क्लास में पढ़ने चली जाती है। तभी शुभांगी सुरेखा की साइकिल के पास पहुंच जाती है। इस साइकिल की वजह से कॉलेज की सभी लड़कियां सुरेखा की चमची बन गई हैं। अब मैं इस साइकिल को जलाकर राख कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर शुभांगी जादुई साइकिल के ऊपर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक उस साइकिल के अंदर से एक बड़ी सी रस्सी बाहर निकलकर शुभांगी को जकड़ लेती है। इसके बाद वो साइकिल शुभांगी को लेकर हवा में उड़ने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे नीचे उतारो, अरे कोई मेरी मदद करो। उसके बाद वो जादुई साइकिल शुभांगी को ऊंचाई से जमीन पर गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही शुभांगी के हाथ पैर टूट जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग शुभांगी को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। शुभांगी के हाथ और पैर में प्लास्टर लग जाता है और वो 6 महीनों के लिए बिस्तर से उठ नहीं पाती। इस घटना से शुभांगी बुरी तरह घबरा जाती है और जिंदगी में दोबारा कभी किसी को परेशान ना करने की कसम खा लेती है।